हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग देखेंगे डेली डोज और उसमें है इंडियन इकॉनमी और इसका है ये पार्ट 8। ठीक है। अभी तक हमने डेली डोज में जो है क्वेश्चंस जो लिया है वो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था। उसके अलावा हमने क्वेश्चंस फ्रेम किया था कि आपको जो आपका जो क्वेश्चंस रहे वो आपका एग्ज़ाम्स जो आने वाला है, खास करके ईपीएफओ हुआ या इवन स्टेट सर्विसेज हुआ, उस पे उसके अनुसार ही रहे। ठीक है। और इन सब क्वेश्चन के मीडियम से ही कोशिश किया जाता है कि कुछ आपका कंसेप्ट्स भी क्लियर किया जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन यहीं पर आपको दे दिया जाए कि आप अगर आप डेली डोज ही देखते हैं तो वो पार्ट आपका कवर हो जाए। ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में भी हमारा यही कोशिश रहेगा कि आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन दिया जाए, क्योंकि आपको क्या करना है, इसका आपको किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए दो ही चीज़ करना रहता है। एक तो आपकी नया चीज़ आप सीखते रहें। ठीक है। ऐसा आप कभी भी नहीं फील करें कि आप सैचुरेटेड हो गए हैं और अब आप इससे ज़्यादा नहीं सीख सकते। वो अप्रोच बिल्कुल ही गलत है। आप नया चीज़ सीखते रहें, प्लस आप जो आपने जितनी भी पढ़ाई की है उसको आप रिवाइज़ करते रहें। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ जो लोग अच्छे सक्सेसफुली कर लेते हैं उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट है कि आपको इन्फॉर्मेशन गेन करना है, दूसरा है आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन करना है। ठीक है। और हमारा जो सीरीज़ जितना भी सीरीज़ है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इकॉनमी का भी सीरीज़ चल रहा है मेन, जो ईपीएफओ के लिए, उसमें भी इसी तरह से पढ़ाया जा रहा है कि आप उसका क्विक रिवीजन कर सकें। ठीक है। तो इसी कारण आप रिवाइज करते रहें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो आज हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जो है इस डेली डोज को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चंस इस तरह से हैं डिज़ाइन, अगर आप पढ़े हैं, करंट अफेयर्स पढ़े होंगे या आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप जो है वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और फिर इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है। डायरेक्टली सॉल्यूशन पर प्रोसीड ना करें। ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन को आपका अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स में हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप नहीं देखे हो, पर ऐसा नहीं है कि आप उसको देखकर ही छोड़ दें। तो इसी कारण आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अपने से कोशिश करें, देखें कि आप कितना अच्छा गेस करते हैं और उसके बाद ही आप सोल्यूशन देखें। ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएम किसान स्कीम भी कहते हैं। तो इसके बारे में पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 इज प्रोवाइडेड टू ऑल फार्मर्स। देखिए यहाँ पर आप वर्ड्स को ध्यान दीजिए, ऑल फार्मर फैमिलीज इन द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई दिस फार्मर्स हु आर एलिजिबल फॉर द स्कीम एंड शेयर द लिस्ट विद द सेंटर। तो आपको इसमें से क्या बताना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आपसे करेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है। तो बताइए इस सारे स्टेटमेंट्स, जो ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन जो है वो गलत स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दी अबव। ठीक है। इसमें सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, देखिए हमने पिछले डेली डोज में भी ये डिस्कस किया था कि जैसे एक्सट्रीम सेंटेंसेस कहीं पे दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो उसका चांसेस रहता है कि वो गलत हो। ठीक है। उसका चांसेस होता है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं होता है कि वो स्टेटमेंट गलत ही होगा। यहाँ पर अगर आप इस तरह से देखें, ऑल फार्मर्स जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो सकता है, मे भी हो सकता है, आप जस्ट एक्सट्रीम वर्ड्स को देखकर जो है आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आप इसको आप लास्ट रिजॉर्ट रखें। ठीक है। इस प्रोसेस को आप लास्ट रिजॉर्ट रखें। अगर आपको आंसर नहीं पता है तभी आप जो है इस तरह के ट्रिक्स को जो है आजमाएं। लेकिन जनरली अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में पढ़े रहते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, तभी आप क्वेश्चन को सर्टेनिटी से जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर आपका क्वेश्चन भी उस तरह से डिज़ाइन रहता है कि आप एक्सट्रीम वर्ड्स को खोजें और ऑप्शन को एलिमिनेट करें। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है पीएम किसान के बारे में, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2018। ठीक है। और स्कीम के अंदर देखिए इनकम सपोर्ट दिया जाता है, रुपीज़ है ये, ₹6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, एक बार में 6,000 रुपये नहीं दिया जाता है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है 2000 के। ठीक है। और
सबसे पहले ये स्टार्टिंग में जब स्कीम ये लॉन्च हुआ था तो इसको प्रोवाइड किया गया था स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हैविंग अ कंबाइंड लैंड होल्डिंग ऑफ अप टू 2 हेक्टेयर्स। ठीक है, देखिए अब स्टार्टिंग में इस स्कीम को अगर आपसे थोड़ा दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता तो इसमें हो सकता था कि आपका वो वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है इसमें जो इस पीएम किसान के अंडर जो है सिर्फ और सिर्फ आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ये दिया जाता था। लेकिन देखिए अब क्या हुआ है कि The scheme initially provided income support to all small and marginal farmers families from across the country, लेकिन 1/6 मीन्स 1 जून 2019 से इट कवर ऑल फार्मर्स फैमिली इन द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए ये क्योंकि एक न्यू अपडेट है इस स्कीम में तो इस पे आप पे क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखिए ईपीएफओ में जो है आपका पिछले जो हमने डिस्कस भी किया है हमारे वीडियो में कि आपने देखा होगा कि उसमें स्टैंड अप इंडिया पे क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेजर स्कीम्स होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है, इसीलिए स्कीम जो भी है आप एकदम अपडेटेड रहें, सारे स्कीम से अपडेटेड रहें। हमारा डेली डोज भी जो चल रहा है उसमें भी हम बहुत सारा स्कीम्स जितना भी अभी आपका जितना टाइम बचा हुआ है तो कोशिश करेंगे कि हर आपके डेली डोज में 2 या 3 गवर्नमेंट का स्कीम को यहीं पर कवर कर लिया जाए, आप यहीं से कवर कर सकते हैं उसको, और आप जो है इस स्कीम्स में अगर कुछ अपडेशन भी आता है तो उसको भी आप देखते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि अब सारे फार्मर्स को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर है कि कुछ एक्सेप्शन है। देखिए क्या, एफ्लुएंट फार्मर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम सच एज इनकम टैक्स पेयर्स। ठीक है, कोई इनकम टैक्स पे करता है कोई फैमिली, अगर एग्रीकल्चर फैमिली है तो लास्ट स्टेटमेंट तो उसको नहीं मिलेगा, और प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो भी है बाकी बेनिफिट्स के अंदर जो लोग आते हैं उनको ये स्कीम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में आप और डिटेल भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए एनफ है। एक फैक्ट यहाँ पर जो और है, देखिए द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई द फार्मर्स हु आर एलिजिबल फॉर द स्कीम एंड शेयर द लिस्ट विद द सेंटर। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का जो काम है वो स्टेट या यूटी का होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो पैसा दिया जा रहा है वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, इसीलिए जो है ये देखिए यहाँ पर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, कुछ पार्ट जो है वो सेंटर देता है और कुछ पार्ट जो है वो स्टेट को देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बॉडीज़ जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको डील करेंगे अच्छे से, लेकिन इस पर बेस्ड अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनडीबी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रिक्स बैंक। ठीक है, दूसरा क्या है, इट वॉज स्टैब्लिश इन 2014 एट द 6th ब्रिक्स समिट एट फोर्टालेजा इन ब्राज़ील। ठीक है, थर्ड है आपका, करेंटली चाइना शेयर्स द मैक्सिमम वोटिंग राइट्स इन द बैंक। ठीक है, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है, तो बताइए इसमें से क्या होगा ऑप्शन, सही ऑप्शन होगा आपका 1 and 2 ओनली। ठीक है, आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए पहले थोड़ा सा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बैंक एशिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ब्रिक्स के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग, अगर आपके पास टाइम है तो आप एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको हम लोग AIIB बोलते हैं, इसके बारे में भी पढ़ के ज़रूर जाएं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और ये AIIB और NDB जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों बैंक जो है इंडिया में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को फंड कर रही है। तो अपार्ट फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप जो है NDB और AIIB के बारे में भी पढ़ के ज़रूर जाएँ, क्योंकि इसका चांसेस है ये आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एनडीबी के बारे में थोड़ा। देखिए, इट इज़ अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंटल बैंक ऑपरेटेड बाय द ब्रिक्स स्टेट्स। ठीक है, ब्रिक्स आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, जिसमें हम लोग का, जिसमें शॉर्ट फॉर्म है, ये मिनिमोनिक्स है एक्चुअली, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, उसके बाद देखिए द न्यू डेवलपमेंट बैंक वॉज अग्रीड टू डू बाई ब्रिक्स लीडर्स एट द 5th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन डर्बन, साउथ अफ्रीका इन 2013। ठीक है, लेकिन ये इस्टेब्लिश हुआ था 2014 में, 6th ब्रिक्स समिट हुआ था जो कि आपके ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, द बैंक इज सेट टू फॉस्टर ग्रेटर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल कोऑपरेशन अमंग 5 इमर्जिंग मार्केट्स। देखिए ये जो 5 इकोनॉमीज़ है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, सब जो है वो
इमर्जिंग मार्केट्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये ऐसा डिसाइड किया गया कि हम लोग एक ऐसा बैंक जो है एक बनाएंगे जिसमें ऑब्वियसली जो है सारे कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एक कॉर्पस क्रिएट किया जाएगा और जो है जितना भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहा है इन सब कंट्रीज़ में या और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में भी, तो वहाँ पर इसको फंड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर है शंघाई में है ये, चाइना में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट था, यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट था कि करेंटली चाइना शेयर्स द मैक्सिमम वोटिंग राइट्स इन द बैंक, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि अनलाइक वर्ल्ड बैंक विच असाइंस वोट्स बेस्ड ऑन कैपिटल शेयर, ठीक है, आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक जो है वहाँ पर आपका जो जिस भी कंट्री का जितना कैपिटल शेयर होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका वोटिंग राइट्स भी होता है। अब वोटिंग राइट्स इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर बैंक को कोई डिसीज़न लेना है, फॉर एग्जांपल कि जैसे इतना लोन कहाँ देना है या फिर और भी दूसरा डिसीजंस जो इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जिस कंट्री का जो कैपिटल शेयर ज़्यादा होता है उनका ज़्यादा से होता है, उनका वोट ज़्यादा मैटर करता है। तो वहाँ पर जैसे जो स्मॉल कंट्रीज़ होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो वहाँ पर काफ़ी उनको उनको लगता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं है, तो इसलिए जो है इस तरह का बैंक्स को, खास करके जो है चाइना को भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था इस चीज़ से, ठीक है। चाइना को प्रॉब्लम होते रहता है, इंडिया को प्रॉब्लम होते रहता है वर्ल्ड बैंक में। तो इन सब कंट्रीज़ का ये एम है कि हम लोग एक अलग अपना बैंकिंग सिस्टम डेवलप करेंगे। AIIB जो है वो भी इसी के रेस्पेक्टिव में एक मूव है, कह सकते हैं आप, कि एशिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं खास करके वो उन्होंने कोशिश किया है कि वो एक अपना बैंक बनाए रादर देन डिपेंडिंग ऑन वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि वर्ल्ड बैंक क्या असाइन करता है कैपिटल शेयर, और यहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक ईच पार्टिसिपेंट कंट्री विल बी असाइन 1 वोट, ठीक है। ये काफ़ी डेमोक्रेटिक सिस्टम है यहाँ पे हर पार्टिसिपेंट कंट्री को 1 वोट मिला है एंड नन ऑफ द कंट्रीज़ विल हैव वीटो पावर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप अच्छे से देख लें। AIIB के बारे में भी जो है अगर आपको टाइम मिले तो आप डेफिनेटली उसके बारे में पढ़ लें, ये दोनों बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, NDB एंड AIIB, ठीक है, इसको याद रखें आप। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कंस्टिट्यूट्स द लेंडिंग टू, ठीक है। ये 2013 में आपका ये UPSC सिविल सर्विसेज में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इसका पहला जो है ऑप्शन वो है एग्रीकल्चर, दूसरा है वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, तीसरा वीकर सेक्शंस है, और डी जो है वो ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL नॉर्म्स जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग बैंकिंग चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग PSL नॉर्म्स को भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है और बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं ये रीसेंट मूव नहीं है, बहुत दिन से हमारे कंट्री में चलता आ रहा है ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसके थ्रू क्या किया जाता है कि बैंक का एक कंपलसरी, ये एक तरह से कंपल्शन है बैंक्स को कि कुछ पैसा जो है उनका जो टोटल जो जितना भी पैसा वो लोन में बांटते हैं, कुछ पैसा उनको सर्टेन सेक्शंस को देना पड़ेगा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये एक तरीका है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो खास करके वीकर सेक्शंस हैं या जिस सेक्टर में जो है नॉर्मल फाइनेंसेस नहीं पहुंचता है तो वहां तक पहुंचाने का ये एक तरीका है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर इंक्लूड्स फॉलोइंग कैटेगरीज, यहाँ पर एग्रीकल्चर है, MSMEs है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है और अदर्स भी है, इसमें भी आपका वीकर सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर PSL नॉर्म्स जो है फॉलो किया जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप RBI के साइट पे जाएं, वहाँ पर FAQ में जाएं, वहाँ पर आप देख सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। ऐसे आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो कितना % होता है, ठीक है, कितना % जो होता है वो टोटल पैसा का जो प्रायोरिटी सेक्टर में जाता है। दूसरा क्या है कि कौन कौन प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। ये 2 इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो आप जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बैंक्स में भी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखना है कि किस बैंक में PSL नॉर्म्स अप्लाई होता है, किस में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग बैंकिंग का जब चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारा सीरीज़ चल रहा है 10 लेक्चर सीरीज़, उसमें एक लेक्चर जो है वो पूरी तरह से बैंकिंग पर डेडिकेटेड होगा, तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। स्वयं एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट, ठीक है, ये 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज,
दूसरा है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। तीसरा है आपका प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स। और चौथा है आपका प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री। ठीक है, तो बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? इसमें सही ऑप्शन है आपका प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है, स्वयं और स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये काफ़ी बड़ा जो है, बड़ा उसका मिनिमोनिक है ये स्वयं। ठीक है, तो इसीलिए आपको कभी कभी बहुत सारे स्कीम्स जो है उसको इस तरह से याद रखना है कि उसका जो है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स आपको दिया हुआ रहेगा तो शॉर्ट फॉर्म आपको कन्फ्यूजिंग होगा, इसलिए आपको उसका पूरा डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि एक दो स्कीम हो सकता है आपको मिलता जुलता लगे, तो उसके बारे में अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही कम आपका कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, ये है देखिए MHRD का ये प्रोग्राम है, और ये जो है प्रोफेसर ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT IIM सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ विल ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ऑल कोर्सेज वुड बी ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर दिस। ठीक है, इसका एम ये है कि हम लोग जो है ऑनलाइन जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली IIT और IIMs जो है वो आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर यहाँ के प्रोफेसर्स जो है वो पढ़ाएंगे रेस्ट मतलब पूरे सिटीजन ऑफ इंडिया को फॉर फ्री, तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और एजुकेशन जो है वो एक तरह से ट्रिकल डाउन करेगा नीचे, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ये सब, तो वो जो है वो इस पोर्टल का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है आपका बैंकिंग से रिलेटेड, तो ये सब क्वेश्चंस अगर आपको आता है तो अटेम्प्ट करें, नहीं तो हम लोग इसको लेक्चर में तो अच्छे से देखेंगे ही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है द बैंक्स विच कुड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द अकाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज एंड सर्व द नीड्स ऑफ अ सर्टेन डेमोग्राफिक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड डिफरेंशिएटेड बैंक्स और नीश बैंक्स। ठीक है, ये इसका काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आप अच्छे से देखें। दूसरा क्या है, द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक वॉज mooted बाई बिमल जलान कमेटी 2014 फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, इट कैन बी क्लासिफाइड एज पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक्स। ठीक है, तो बताइए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। आपको सही स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1 and 2, दूसरा है 2 and 3, तीसरा है 1 and 3 और लास्ट है 1, 2 and 3 ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। वो गलत क्यों है हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अ बैंक विच कुड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द अकाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़। ये स्टेटमेंट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि डिफरेंशिएटेड बैंक भी इस तरह से डिफाइन किया जाता है। देखिए, डिफरेंशिएटेड बैंक आपका, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं पेमेंट बैंक का। ठीक है, तो पेमेंट बैंक ऑब्वियसली बैंक है वो एक तरह का, लेकिन उसका पर्पस कुछ और है। ठीक है, उसका पर्पस ये है क्योंकि जैसे हमारे जो बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स होते हैं वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो अब उनको बैंक अकाउंट खोलना रहता है, तो उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं रहता है, लेकिन उनको फिर भी उनको मतलब अपना फाइनेंसेस मैनेज करना रहता है, तो वो कुछ ऐसा बैंक खोजते हैं जो कि काफ़ी ईजी हो, जहाँ अकाउंट खोलवाना। ठीक है, तो उस तरह का जैसे बैंक होता है, तो ये सर्विस जो है आपका पेमेंट बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब लेकिन ये बैंक जो होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं फ्रॉम आपका जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनका कुछ लिमिटेशंस होता है। जैसे पेमेंट बैंक का लिमिटेशन है कि वो लोन नहीं दे सकता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस के अलावा क्या होता है कि इनका एक स्पेशल पर्पस होता है। जैसे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का ये पर्पस होता है कि वो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को जो है वो फंड करें। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ जो है डिफरेंशिएटेड बैंक में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इन पर क्या होता है कि इन पर रेगुलेशन भी अलग होता है। इसमें PSL नॉर्म्स भी किसी पे लगता है, किसी पे नहीं लगता है। इनका SLR CRR का भी जो नॉर्म्स होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जो हमारा बैंकिंग वाला लेक्चर है उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है आपका, द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक वॉज mooted बाय नचिकेत मोर कमेटी 2014। ठीक है, ये बिमल जलान कमेटी नहीं था, नचिकेत मोर कमेटी था। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, बैंकिंग से रिलेटेड जितना कमिटीज़ है वो आपका आ सकता है, और जनरली जो आपसे जब जो मोस्ट फेमस कमिटीज़ होता है
उसी के बारे में पूछा जाता है। और नचिकेत मोर कमेटी काफ़ी न्यूज़ में था, उससे पहले भी था और अभी भी रहता है। जितना भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेजर्स है वो ये कमेटी ने ही सुझाया था गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही इतना इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए मोर देन एनफ है, ठीक है। उसका तीसरा क्या है, इट कैन बी क्लासिफाइड एज पेमेंट बैंक्स। देखिए आप SFBs, RRBs, लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे जब हम लोग बैंकिंग वाला लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो है 5 क्वेश्चंस ओवर हुआ, आपका जो है कुछ इन्फॉर्मेशन बेस ज़रूर बढ़ा होगा। तो आपको करते यही रहना है कि आपको सीखते रहना है नया चीज़ और आपको रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है। यही होगा कि आपका किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो आप जो है हमारा जितना भी कंटेंट है हमारे चैनल पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है उसको आप देखें अच्छे से। इवन क्वांट का जो है हमारा लेक्चर उसको भी आप अच्छे से देखें। आपका मेंसुरेशन चल रहा है, ठीक है। और बाकी हमारा जो EPFO से बेस्ड जैसे आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हुआ या इंडस्ट्रियल रिलेशंस हुआ, ठीक है, उस पर भी बेस्ड हमारा जो वीडियोज़ है वो आप देखते रहें। और हमारा जो इकॉनमी का सीरीज़ है वो आप जो है काफ़ी, क्योंकि कमेंट आता है कि वो क्यों नहीं आ रहा है, अपलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको जो है आपके कंटेंट को बनाने में भी थोड़ा समय लगता है, ठीक है। क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट देना हमारा जो है पहला प्रायोरिटी है वो। और जो जनरली और हमने स्टार्टिंग में ही उसको शेड्यूल कर दिया था कि आपके एक वीक में जो है वो एक लेक्चर आएगा आपका इकॉनमी पे बेस्ड। वो काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा, ठीक है। उसको समझने में, उसको रिवाइज करने में आपको 1 वीक का टाइम लग ही जाएगा, ठीक है। लेटर ऑन जब हमारा टाइम का क्रंच होगा, ठीक है, तो हो सकता है, मे भी हो सकता है कि आपका 2 लेक्चर जो है वो 1 वीक में आए, ठीक है। लेकिन जब तक आपका जितना लेक्चर्स आ रहा है, आपका जो डेली डोज भी है, हमारा इकॉनमी का जो डेली डोज जो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है उसको भी आप ध्यान से देखें। और अभी तक जो इसका जो ये 8th है ये इकॉनमी का जो हमने अभी देखा, इसके पहले भी जो जितना भी डेली डोज है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन के माध्यम से। तो वहाँ पर भी आप उसको अगर आप सिर्फ उसको भी करके जाते हैं, अगर आप इकॉनमी के लेक्चर्स नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ डेली डोज पढ़ के जाएंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही रिवाइज़ करते रहेंगे और हम लोग जो है हमारा अभी जो आने वाला है इकॉनमी का जो सीरीज़ उसको भी आप देखें और फॉलो करते रहें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।